दोस्तों, प्रस्तुत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का सेट 4। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इससे VVI ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं और देखिए मैंने थंबनेल पर लिखा भी है, इससे ज़्यादा और नहीं। मतलब यदि आप इस पाठ का अवलोकन करते हैं तो इस पाठ से इससे और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना नहीं है। तो आपको रूल मालूम है कि आपको मेरे साथ भी क्विज कह लें करनी पड़ती है। इस पाठ से मैंने कुल 55 प्रश्न लिए हैं, तो झटपट क्या कीजिए, कॉपी कलम उठा लीजिए और 1 से 55 तक नंबर दे दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के अंत में सेट 3 में जो पूछे गए सवाल थे, जैसा कि इस सीरीज का नियम है कि प्रत्येक सेट में 2 सवाल पूछे जाते हैं। एक आपके पाठ से होता है और जीके का क्वेश्चन होता है, करंट अफेयर्स का। तो इस सेट 4 में भी इसी तरह के सवाल जो सेट 3 में जो पूछे गए थे उसका जवाब दिया जाएगा। किन लोगों ने जवाब सही दिए वो दिया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज का पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं का सेट 4। देखिए पहला क्वेश्चन, चूंकि मैं अपना थोड़ा कलम भी निकाल लूँ टिक लगाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। चूंकि मैं तेजी में बोलूँगा तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी। तो पहला ऑप्शन है गुलाब राय, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी प्रताप नारायण, डी शांतिप्रिय द्विवेदी। स्वाभाविक है, आप सभी जानते होंगे। तो पहला का आंसर हो गया बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं किया है। ए आलोचना, बी उपन्यास, सी कहानी और डी निबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहानी नहीं लिखी है अभी तक। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, मतलब 3 है और 1 नहीं है। ए अशोक के फूल, बी माटी की मूर्तें, सी बाणभट्ट की आत्मकथा और डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा बी यानी माटी की मूर्तें उनकी रचना नहीं है। बाकी जो तीनों रचनाओं का नाम लिखा हुआ है ये उनकी रचनाएं हैं। तो इस तरह से ये भी आपको याद हो गया। चलिए चौथे क्वेश्चन पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो ये देखिए 1905 ईस्वी में, बी 1907 ईस्वी में, सी 1909 ईस्वी में और डी 1911 ईस्वी में। तो चौथा का आंसर हो जाएगा बी 1907 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। ये तो कब हुआ था, अभी कहाँ हुआ। ए समस्तीपुर बिहार, बी बलिया बिहार, सी बलिया उत्तर प्रदेश और डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो 5 का आंसर सोचिए क्या होगा, बिल्कुल सही सी यानी बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया एक बिहार में भी है। छठा, कामसूत्र किसकी रचना है। ए पतंजलि की, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी वात्स्यायन की और डी रामानुजाचार्य की। तो आपको ये भ्रमित में डालने के लिए क्वेश्चन का किया गया है। तो ये आप ऐसा सोच लेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पूछा जा रहा है, उनकी रचना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये है, ऐसा बात नहीं है। तो ये कामसूत्र की रचना किसने की थी, तो सी वात्स्यायन ने, यानी वात्स्यायन की रचना है। 7वां क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मैक्समुलर, सी सुमित्रानंदन पंत और डी नलिन विलोचन शर्मा। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। 8वां क्वेश्चन है अशोक के फूल किसकी रचना है। ए दिनकर, बी सुमित्रानंदन पंत, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी गुनाकर मूले। तो 8 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही पहचाना आपने, यानी 8 का आंसर हो जाएगा सी यानी हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहां ले ले। 9वां क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। 9वां प्रश्न है ए 1953 ईस्वी में, बी 1957 ईस्वी में, सी 1959 ईस्वी में और डी 1961 ईस्वी में। तो 9वां का आंसर हो जाएगा बी 1957 ईस्वी में। 10वां क्वेश्चन है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई। 10 का ए पद्म विभूषण, बी अशोक चक्र, सी विजय चक्र और डी ज्योतिषाचार्य। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी यानी ज्योतिषाचार्य। क्योंकि अन्य जितने भी यहाँ देख रहे हैं आप उपाधि, ये भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं और किसी विश्वविद्यालय द्वारा ये ज्योतिषाचार्य की उपाधि मिली थी। 11वां, महाभारत क्या है। ए उपन्यास, बी कहानी, सी शास्त्र और डी पुराण। तो महाभारत क्या है, बिल्कुल सही, 11 का आंसर डी यानी पुराण है। 12, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे। ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बी शांति निकेतन विश्वविद्यालय, सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और डी सभी। तो बताइए, बिल्कुल सही यानी सभी जगहों पर वे प्रोफेसर और प्रशासनिक पदों पर भी रहे।
13वां क्वेश्चन है, किनकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं? ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी अमरकांत। तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि इनके बारे में पूछा जा रहा है, किनके बारे में लेखक की रचना है, तो 13 का आंसर हो गया सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 14, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए आलोक पर्व, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी कुटुज और डी अशोक के फूल। तो 14 का आंसर ए यानी आलोक पर्व। ध्यान दीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं पाइएगा। ये दावा है मेरा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं से जितने भी मैंने 55 प्रश्न लिए हैं, इससे ज़्यादा एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आने वाले हैं। कम से कम ये जो पाठ दिया गया है इसको आप सही कर लें। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं साहित्य की कौन सी विधा है? मतलब क्या है ये? कहानी, बी ललित निबंध, सी नाटक या डी जीवनी? क्या है ये? तो ये क्या है? बी है, यानी ललित निबंध, यानी 15 का बी यहाँ है। 16, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? ए आदर्शवादी, बी मानवतावादी, सी यथार्थवादी, डी छायावादी। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी मानवतावादी। 17, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है? तो 17 का ऑप्शन सुन लीजिए, ए अशोक के फूल, बी कुटुज, सी नाखून क्यों बढ़ते हैं और डी आलोक पर्व। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसमें सभी चीज़ सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव है। 18वां क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ए 1979 दिल्ली, बी 1984 अजमेर, सी 1979 उत्तर प्रदेश और डी 1994 कानपुर। तो 18 का आंसर ए, 18 का ए हो गया, 1979 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। 19, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? 19 का ए मनुष्यता, बी सौंदर्य, सी सभ्यता, डी पाशवी वृत्ति। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही पहचाना, डी यानी पाशवी वृत्ति के प्रतीक है। 20, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ये आपको सेट तीर में पूछा भी गया था सवाल, याद होगा आपको जिन लोगों ने जवाब दिए थे। ए गौड़ देश, बी कैकेय, सी वाहनिक, डी गांधार। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गौड़ देश। तो जिन लोगों ने जवाब सही दिए थे उनके नाम वीडियो में के अंत में लिया जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और उस समय देखें जब आप पढ़ने की मूड में हो। ऐसा नहीं कहीं आप घूम रहे हो, खा रहे हो तो आप देख रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। बंद कर दीजिए वीडियो और उस समय देखिएगा जब पढ़ाई के मूड में हो। तो 21, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? ए दक्षिणात्य, मतलब दक्षिण की में रहने की और रहने वाले लोग, बी पौर्वात्य, पूरब के लोग, सी मालव और डी मध्य देशी। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी दक्षिणात्य हो जाएगा इसका आंसर। छोटे नखों को पसंद करते थे और बड़े बड़े कौन करते थे? याद रखिएगा, तो गौड़ देश। 22वां क्वेश्चन चलें, नख किसका प्रतीक है? ए मानवता का, बी पशुता का, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोनों नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एक दूसरे का विपरीत है। मानवता का और पशुता दोनों एक दूसरे का विपरीत है, तो दोनों नहीं हो सकता है। तो 22 का आंसर क्या होना चाहिए? बी, यानी पशुता का प्रतीक है। नाखून पशुता का प्रतीक है। 23 नंबर, द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? ए नाखून को, बी चोर को, सी डाकू को, डी बदमाश को। तो निर्लज्ज अपराधी 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं इसको। 23 का ए नाखून को ही कहा था निर्लज्ज अपराधी। 24 नंबर, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? ए शेरनी, बी बंदरिया, सी भालू, डी हाथी। 24 का आंसर बी, यानी बंदरिया। 25वां, शिक्षक, उसमें एक शब्द आया है उनके निबंध में, का अर्थ होता है साबुन, ए, बी महावर, सी दर्पण, डी मोम। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, यानी मोम। 26, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? 26 का ए महादेव, बी विष्णु, सी इंद्र और डी ब्रह्मा। किन्हें कहा जाता है देवताओं का राजा? 26 का आंसर बिल्कुल सही, सी इंद्र। 27, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी हैं?
ए त्रिकोण, बी वर्तुलाकार, सी चंद्राकार, डी उपयुक्त सभी। तो जो ही विविध हो गई तो अनेक प्रकार की आकृतियाँ आ जाएगी, तो स्वाभाविक है आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 28 किसका अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। ये बात मन किनका अनुमान है, ये ए डॉक्टरों का अनुमान है, बी कालिदास का अनुमान है, सी वेदांतियों का अनुमान है, या डी प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी प्राणी शास्त्रियों का ये अनुमान है। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सिंध पर हाजिर। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं, ऐसा भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ए नागरी लिपि, बी परंपरा का मूल्यांकन, सी आवन्यों, और डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा आपको कि किसकी बात हो रही है, कौन सा होना चाहिए, तो डी हो गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 30 किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ए कालिदास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मैक्स मुलर, डी स्वामी विवेकानंद। तो 30 का आंसर बिल्कुल शायद सही आपका होगा, ए कालिदास ने कहा था। 31 अनाम दास का पोथा, इस साहित्य की किस विधा की रचना है। ए कहानी, बी उपन्यास, सी निबंध, डी नाटक। तो इन्हीं की लिखी हुई है, और ये कहानी तो कभी लिखे ही नहीं, तो कहानी ऐसे ही समाप्त हो गया। तो 31 का आंसर ये बी है, अनामदास का पोथा यानी उपन्यास उन्होंने लिखा था। 32 कालिदास की लालित योजना किन की रचना है। ए रामविलास शर्मा की, बी नलिनी विलोचन शर्मा की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या डी अशोक वाजपेयी की। तो 32 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 33 मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। ए जंगली जीवन में, बी शिक्षित जीवन में, सी अशिक्षित जीवन में, डी अविकसित जीवन में। भ्रमित करने के लिए, आपको भरमाने के लिए प्रश्न किया गया है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी जंगली जीवन में। 34 असुरों के पास नहीं थे, क्या नहीं थे असुरों के पास। ए विद्याएं, बी शक्ति, सी युद्ध कौशल, डी लोहे के अस्त्र। विद्याएं तो थी ही, शक्ति, युद्ध कौशल, लोहे के अस्त्र नहीं होंगे उस समय में। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी असुरों के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे। 35 नकधर मनुष्य यानी आज का जो मनुष्य है किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। ए स्वयं पर, बी देवताओं पर, सी पाषाण अस्त्र पर, और डी एटम बम पर। तो आजकल का मनुष्य समझ गए होंगे किस पर भरोसा करके, तो एटम बम पर। 36वां प्रश्न की ओर चलें। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, और उसी के आधार पर लेखक ने इस पाठ का शीर्षक ही दे दिया, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ए पत्नी ने, बी लड़की ने, सी पिता ने, डी चाचा ने। तो उनकी लड़की ने ही पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, छोटी लड़की ने पूछा था। 37 अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा भी था कि यदि किसी बच्चे के पिता यदि कम जानकारी वाले हों तो उसकी स्थिति कैसी होती है। ए दयनीय, बी बहादुर, सी अल्पभाषी, डी मृदुभाषी। तो बड़ा ही दयनीय स्थिति होती है। 37 का ए। 38वां क्वेश्चन दधीची की हड्डी से क्या बना था। ए त्रिशूल, बी इंद्र का वज्र, सी तलवार, या डी कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर बना हो था, तब तो कुछ भी नहीं का तो सवाल ही नहीं है। अब तीन ही में से कुछ होगा, त्रिशूल, इंद्र का वज्र या तलवार। तो 38 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही पहचाना आपने, यानी इंद्र का वज्र बना था। 39वां प्रश्न पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। ए अपनी रक्षा के लिए, बी सुंदर लगने के लिए, सी कुरूप लगने के लिए, डी दूसरों की रक्षा के लिए। दूसरों की रक्षा क्यों करें भाई, असुंदर लगने के लिए अभी के मनुष्य बढ़ाते हैं, पहले के मनुष्य नहीं बढ़ाते थे। कुरूप लगने के लिए क्यों बढ़ाएंगे, कौन चाहता है कुरूप होना, सब चाहता है सुंदर दिखना। तो पहले के मनुष्य अपनी रक्षा के लिए नाखून बढ़ाते थे, क्योंकि नाखून ही उनके अस्त्र थे। तो 39 का आंसर हो जाएगा ए। 40वां प्रश्न अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई। ए 16 अगस्त, बी 15 अगस्त, सी 16 सितंबर, डी 17 अगस्त। तो 40वां का आंसर हो जाएगा बी यानी 15 अगस्त। 41वां प्रश्न है अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं। इंडिपेंडेंस ए, बी स्वाधीनता, सी डिपेंडेंट,
और डी सेल्फ डिपेंडेंस। तो 41 में क्या हो गया, सभी लोग जानते हैं सेल्फ डिपेंडेंस, यानी अपने ही अधीन रहना को सेल्फ डिपेंडेंस कहते हैं। इस पर भी उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सवाल उठाए थे। 42वां क्वेश्चन है, कल्पलता किसकी रचना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी गुणाकर मूले, सी अशोक वाजपेयी और डी महात्मा गांधी। स्वाभाविक है कि 42 का आंसर होगा ए यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 43, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? ए 1000 वर्ष पहले का, बी 2000 वर्ष पहले का, सी 500 वर्ष पहले का और डी 200 वर्ष पहले का। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 2000 वर्ष पहले का मानव या भारतवासी की बात करें तो ये नाखून को जम के संवारते थे। 44, मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? ए संत, संत क्यों देंगे कि भौतिक संसाधनों की में वृद्धि करो, बी विद्वान, सी नेता और डी अभिनेता। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, सी हो जाएगा। नेता लोगों का काम है कि ऐसा करो वैसा करो, भौतिक संसाधन को बढ़ाओ। 45वां, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? देश की आज़ादी के लिए ए अनधीनता, बी स्वाधीनता, सी उन्मुक्त और डी उच्छृंखलता। अब बताइए क्या होना चाहिए? स्वाभाविक है, अब आजकल प्रयोग हो भी रहा है, तो बी स्वाधीनता यानी अपने अधीन होना। हालांकि इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। 46, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? कौन है? ए मनुष्य, बी राक्षस, सी प्रकृति और डी पशु। किसका काम है नाखून को जिलाया? मनुष्य तो बार बार नाखून काट दे रहा है, फिर भी नाखून हो जा रहा है। किसका काम है? तो ये प्रकृति का काम है। 46 का आंसर हो जाएगा सी यानी प्रकृति। 47, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? आपने पढ़ा होगा तो। ए बालकृष्ण गोखले, बी सरदार पटेल, सी महात्मा गांधी और डी कृष्णचंद्र गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी महात्मा गांधी का जिक्र उन्होंने किया है, इशारा किया है। 48, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? ये निबंध पढ़ने से कैसा भाव जगता है? ए सांस्कृतिक आत्मगौरव, बी स्वाधीनता, सी देशभक्ति, डी देवत्व। स्वाधीनता, देशभक्ति, देवता होने की बात जो है तो नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने से हमें अपने सांस्कृतिक आत्मगौरव का बोध होता है। यानी 48 का आंसर हो गया ए सांस्कृतिक आत्मगौरव। 39वां प्रश्न है, 49वां प्रश्न बल्कि, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? अब ये तो हिंदी में संयोग से आ गया इस पाठ में, ऐसे भी आप अन्य इस पर एक कविता भी बनी हुई है। खैर, ए चीन में, बी जर्मनी में, सी नेपाल में और डी जापान में। तो सभी लोग जानते हैं कि जापान का एक शहर हिरोशिमा, जहां अमेरिका ने एटम बम गिराया था। तो चलिए 49 का डी। चले अब अंतिम ये पीपीटी है। गौतम ने कहा था, 50वां प्रश्न है कि मनुष्य की मनुष्यता है। क्या है मनुष्य की मनुष्यता? ए सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, या बी सभी के प्रति असमानता का भाव रखना, या सी स्वार्थ का भाव रखना, डी भौतिक विकास करना। अब ऋषि मुनि क्यों कहेंगे कि स्वार्थ का भाव रखिए, असमानता का भाव रखिए, केवल अपना भौतिक विकास कीजिए? ये तो सोचने वाली बात है। तो ए हो उसका आंसर हो जाएगा सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखना। 51, हिंदी साहित्य का आदिकाल की रचनाकार कौन है? ए नलिनी विलोचन शर्मा, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी देवेंद्र नाथ शर्मा। ये द्विवेदी दो जगह हैं तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। तो 51 का आंसर हो गया बी यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 52वां क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, यानी ए मगध विश्वविद्यालय से, बी लखनऊ विश्वविद्यालय से, डी सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से और डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो 52 का आंसर हो जाएगा, 52 का आंसर ए हो जाएगा, सॉरी 52 का आंसर हाँ ए मगध विश्वविद्यालय से। हालांकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, लखनऊ
विश्वविद्यालय से होना चाहिए था। खैर मैं बताऊंगा, यदि कुछ करेक्शन वाली बात होगी तो मैं बता दूंगा। 53 अलग तक का अर्थ क्या है? 53 अलग तक, उसमें एक शब्द आया है, ए तेल, बी आलता, सी हल्दी और डी साबुन, तो ये हो जाएगा आलता बी। 54 आर्यों के पास था, क्या था? ए लोहे का अस्त्र, बी घोड़े, सी मिट्टी का घर, इनमें से सभी। आर्यों के पास तो सभी लोग थे, यानी 54 का आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। और अंतिम प्रश्न आज का, अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि सेट 3 के प्रश्न का जवाब सुन के जाइए और आने वाला सवाल जो आज दिया जाएगा वो भी सुन के जाना है। प्लस आपने जो जवाब दिए कम से कम नाम तो अपना जान लीजिए कि किन लोगों ने जवाब दिया था। तो सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अंतिम प्रश्न है। ए अस्त्रों के संचयन को, बी अनजान स्मृतियों को, सी स्व के बंधन को और डी उपयुक्त सभी। तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अनजान स्मृतियों को ही सहजात वृत्तियां कहते हैं। तो दोस्तों ये थे 55 प्रश्न जो नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिए गए हैं। इससे और ज़्यादा प्रश्न आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि यदि इस पाठ को आप तैयारी कर लेते हो तो इस पाठ से कोई भी प्रश्न आएगा, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न होगा ही नहीं। पहली तो बात है, आप उसके आंसर दे सकते हो। चलिए मैं देखते हैं कि सेट 3 में क्या सवाल पूछे गए थे। देखिए ये सवाल था, पहला, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ए गौड़ देश, बी कैकय, सी यूनान, डी गांधार। बहुत लोगों ने जवाब सही दिए थे। इसका आंसर हो जाएगा पहला का ए, यानी गौड़ देश। और दूसरा, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? पहली बार जो जनता कर्फ्यू लगी थी। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 22 मार्च 2020 को लगा था। अब चलिए सवाल के जवाब किन लोगों ने दिए तो बाद में मैं अभी बता देता हूं, या मैं पहले ही बता देता हूं किन लोगों ने सवाल के जवाब सही दिए, फिर बाद में मैं आज का सवाल पूछूंगा। बने रहिएगा। तो सही उत्तर देने वालों में अमित कुमार, मनीषा कुमारी पैगंबरपुर से, अनिलेश तिवारी रामपुरा से, मुकेश कुमार शिवदा बरेल से, हिमांशु कुमार, सूरज कुमार, विकास कुमार लालपुर से। एक यूट्यूब चैनल है लवर गुरु गोलू चैनल, ये वहाँ से जवाब दिया गया था। मोहन बाबू जो बराबर वीडियो को देखते हैं, हालांकि वे मैट्रिक के स्टूडेंट नहीं है, एमए के स्टूडेंट हैं, एमए शायद कर रहे हो या कर लिए हो, फिर भी वे इसको बड़े गौर से देखते हैं। तो चलिए आज मैं पूछने जा रहा हूँ आज का सवाल। देख लीजिए आज का सवाल। पहला क्वेश्चन जो आपके अगले पाठ यानी नागरी लिपि से लिया गया है, सवाल ये है, नोट कीजिए, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरुमुखी लिपि में, बी खरोष्ट लिपि में, और सी ब्राह्मणी लिपि में, और डी देवनागरी लिपि में। आशा है कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे और अगले वीडियो का जरूर इंतजार करेंगे। और दूसरा जो कि समसामयिक है, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? एक वायरस के कारण होता है कोविड-19, लेकिन कौन सा वायरस? ए N1H1, बी इबोला, सी SARS-CoV-2 और डी नीडो वायरस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे और वीडियो को ध्यान से देखे होंगे। और बने रहिए वीडियो में। जिन लोगों ने शुरू का सेट, जब भी 3 सेट निकल चुके हैं, चौथा सेट है, नहीं देखा होगा, तो मैं प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले जो लोग नहीं किए हैं, और साथ ही दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि उनके लिए भी आवश्यक है, देखना जरूरी है और तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।